हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीपीसीसीएचएन का पेपर, और ये पेपर अभी राजस्थान में 25 फरवरी को कंडक्ट किया गया था। दोस्तों आरयूएचएस के द्वारा ये पेपर लिया गया है और इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की आज हम जानने वाले हैं। अपना सब्जेक्ट कोड रहेगा आज का BNS 042। BNS 041 का पेपर हमने पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था। आज BNS 042 जो सेकेंड CHO 0002 जिसको राजस्थान में नाम दिया गया है, उस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों आपको वीडियो तो लास्ट तक देखनी है, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा लेना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से इस कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया के कितने टाइप्स होते हैं, ये सिंपली आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 2 टाइप्स। जो डिसमेनोरिया उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट जो पार्ट वो है प्राइमरी डिसमेनोरिया, सेकंड जो टाइप वो क्या है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। मतलब जो डिसमेनोरिया है वो 2 टाइप से होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस आप साथ साथ पढ़ते रहना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इंक्लूड। जो PMS है उसके कुछ आपको फैक्टर्स बताए गए, रिस्क फैक्टर्स आपको बताए गए जिनकी वजह से PMS हो सकता है। तो जो PMS है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है या किसको इंक्लूड किया गया है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिजिकल डिस्टर्बेंस, मूड एंड इमोशनल साइन एंड सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, तीनों ही कंडीशन की वजह से, यानी तीनों ही इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो पर्सन्स के अंदर हो सकता है। जो भी वुमेन्स है उनमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अगर होता है तो उसके पीछे रीजन होता है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फिजिकल डिस्टर्बेंस, मूड एंड इमोशनल साइन एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लडी एंड ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट इट्स पॉसिबल कॉज। यहाँ पे आपको ब्लीडिंग के टाइप दिया गया, मतलब किस प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो किस प्रकार का हो रहा है, ब्लडी या फिर ब्राउन, ब्राउन या ब्लडी प्रकार का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। यानी अगर वेजाइनल जो डिस्चार्ज है वो ब्लडी या ब्राउन होता है तो किसको इंडिकेट करता है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर। यानी या तो यूट्राइन कैंसर हुआ है या फिर सर्वाइकल कैंसर हुआ है या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लडी या फिर ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्टाइटिस से मीन्स आपको पूछा गया सिंपली कि जो मास्टाइटिस है उसका मतलब क्या होता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है या फिर स्वेलिंग आती है या फिर रेडनेस होता है, तो वो कंडीशन किसको इंडिकेट करती है, मास्टाइटिस को। मतलब मास्टाइटिस जो वर्ड है वो ब्रेस्ट से रिलेटेड है, ब्रेस्ट के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे मास्टाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, POP यानी कि पैल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कैन बी मैनेज्ड बाय। आपको यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया कि जो POP है पैल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट से POP को ठीक कर सकते हैं, और साथ ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से जो है POP को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन डी है वो आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHO के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CCH के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा भी गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था, ये सिंपली आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, 1952, 1952, 1952 में पहली बार फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू नैरो डाउन द गैप बिटवीन नॉलेज एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का आपको नाम बताना है जिसमें जो गैप है किसके बीच में, नॉलेज एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के बीच में, उस गैप को कम करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है, किस प्रोग्राम में ये बात बताई गई है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, यानी कि RMNCH+A प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो नॉलेज है वो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इनके बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम
चलाया गया था और इस प्रोग्राम में अच्छे से बताया गया था। आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड यानी कि LAM शॉर्ट फॉर्म भी आपको कभी कभार पूछ लेते हैं। तो जो LAM है उसके रिगार्डिंग क्या पूछा गया है, LAM इज ए मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का LAM क्या है, एक मेथड है, लेकिन ये किस प्रकार का मेथड है ये सिंपली आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन बी, नेचुरल मेथड। ये कौन सा मेथड है, नेचुरल मेथड। जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद 6 मंथ तक जब बेबी जो है ब्रेस्ट सक करता है उस दौरान मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं आता है, मतलब एमनोरिया कंडीशंस जो है वो डेवलप होती है कब, लैक्टेशन के दौरान। तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान जो एमनोरिया हो रहा है तो ये क्या है, एक प्रकार से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गिविंग मिजोप्रोस्टोल द वुमेन शुड बी कॉल्ड फॉर फॉलो अप ऑन विच डे। आपको यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया कि जब आप मिजोप्रोस्टोल किसी वुमन को आप देते हैं तो उसको फॉलोअप के लिए कब आप बुलाएंगे। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 15th डे, यानी 15वें दिन उसको बुलाएंगे। तीसरे दिन जो है मिजोप्रोस्टोल देते हैं, 5वें दिन जो है पहले तीसरे दिन क्या देते हैं, मेफिप्रिस्टोन, उसके बाद मिजोप्रोस्टोल जो है 5वें दिन देते हैं और फॉलोअप के लिए 15वें दिन बुलाते हैं। 3, 5, 15 का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट। यहाँ पे जो आपको प्रिंसिपल्स दिए गए सभी किसके हैं, काउंसलिंग के, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, गिव योर एडवाइस स्ट्रिक्टली टू फॉलो। ये एक क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है काउंसलिंग का। बाकी जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये सभी क्या है, काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स है। ऑप्शंस साथ साथ पढ़ते रहना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाई SRS डाटा 2015 वाज। आपको यहाँ पे पूछा गया है जो 2015 के SRS डाटा है उसके अकॉर्डिंग IMR रेट जो है वो कितनी थी। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, 37 पर 1000 लाइव बर्ड्स, यानी 1000 पे 37 लाइव बर्ड्स। ये क्या है, IMR थी, कब की, 2015 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ आर ड्यू टू। आपको यहाँ पे ये पूछा गया कि जो लार्ज नंबर में मैटरनल और जो चाइल्ड डेथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, सिंपली ये आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। डिले द डिसाइडिंग टू सीक केयर, डिले द रीचिंग ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ सेंटर, डिले द रिसीविंग क्वालिटी केयर। यानी जो तीनों ऑप्शंस है इनमें तीनों में क्या हो रही है, मतलब कमी हो रही है। यानी कि या तो पेशेंट को दिखाने में कमी हो रही है, या फिर बच्चे को दिखाने में कमी हो रही है, या फिर उनको हेल्थ सेंटर अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहा है। तो यानी उनकी कमी की वजह से मैटरनल और चाइल्ड डेथ हो रही है। तो ये क्या है, रीजन है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्च्ड इन। आपको यहाँ पे पूछा गया होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम है, ये कब लॉन्च की गई थी। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, यानी 2011 में होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स वैक्सीन आर। आपको यहाँ पे पूछा गया UIP, जो UIP है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर कौन कौन से वैक्सीन को इंक्लूड किया गया। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि BCG, DPT, पोलियो, मिजल्स एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है UIP के अंदर इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर से आप क्या समझते हैं, फिर एंटीनेटल केयर का मतलब क्या है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर देते हैं वो होती है एंटीनेटल केयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट टू द हेल्थ सेंटर इज प्रिफर्ड। यानी जो हेल्थ सेंटर पे पहली बार जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट किया जाता है वो कब करना चाहिए। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन डी, विद इन 12 वीक्स और एज सुन एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड। जैसे ही आपको पता चले कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या कीजिए, एंटीनेटल विजिट कीजिए, या फिर 12 वीक से अंदर अंदर, मतलब 12 वीक के अंदर अंदर जो है फर्स्ट एंटीनेटल विजिट करवाना ही करवाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी
अबाउ यानी हार्ट बर्न भी होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होगा और कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीज यूरिनेशन की कंडीशंस भी जो है प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलेगी। तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनिंग शुड बी डन एक्सेप्ट वन टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसको मतलब स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी कंडीशंस में स्क्रीनिंग करने की जरूरत है जिनकी वजह से बच्चे को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर नोजिया वॉमिटिंग हो रहे हैं तो उसकी स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर महिला को या फिर जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको HIV है, रूबेला है या फिर RH फैक्टर्स है, इन सभी की स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स या फिर अपने जो डेंजरस इफेक्ट है वो डाल सकते हैं, इसलिए इनकी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। नोजिया वोमिटिंग की स्क्रीनिंग ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन। लेबर को आप नॉर्मल कब बोलोगे, जब लेबर जो है वो टाइम पे हो और जो लेबर है उसमें जो फिटस है, फिटस जो है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर हो और ऑनसेट जो है उसका स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। तीनों ही कंडीशंस क्या है, नॉर्मल लेबर को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टोग्राफ इज ए ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ। जो पार्टोग्राफ है वो ग्राफिक रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये ग्राफिक रिकॉर्डिंग है वो किसकी करता है, करेक्ट आंसर आपको करना है। या फिर पार्टोग्राफ पे आप किसकी ग्राफिक रिकॉर्डिंग करते हैं, करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशन ऑफ मदर एंड फिटस। जो मदर और फिटस है उसके कंडीशंस को आप क्या करते हैं, उस पर ग्राफ के ऊपर मतलब आप एडजस्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि क्या कहाँ पे मतलब कितना डिले है, कितने टाइम पे हो रहा है, क्या टेम्परेचर, वो सब कुछ आप उस पार्टोग्राफ पे मेंटेन करते हैं। तो जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है उसको आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मदर और फिटस की कंडीशन को रिकॉर्ड करते हैं पार्टोग्राफ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, life threatening conditions of pregnancy in which pregnant woman is having high blood pressure more than 140/90 mm Hg plus proteinuria and convulsions known as। यहाँ पे आपको तीन सिम्टम्स एक साथ बता दिए कि कौन सी डिजीज कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कंडीशन भी कैसी है, लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत घातक हो सकती है उस प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, बढ़ा हुआ है, मतलब 140/90 mm Hg से भी ज़्यादा है। साथ ही प्रोटीन यूरिया उस महिला में हो रखा है, साथ ही कन्वर्जेंस उस महिला को आ रहे हैं। तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया की कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है और कन्वर्जेंस भी आते हैं। लेकिन जो प्रीक्लैम्सिया है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन प्रोटीन यूरिया ही होता है, सिर्फ कन्वर्जेंस नहीं आते हैं। इक्लैम्सिया में कन्वर्जेंस भी आएंगे, प्रोटीन यूरिया भी होगा और जो ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको बताने हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होती है तो उसकी वजह से कौन कौन से मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिस्टुला क्रिएट हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकती है और मैटरनल डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्डोमेन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी साइट टू आइडेंटिफाई द पेन इन एब्डोमेन। आपने एब्डोमेन के अंदर जो पेन की साइट वगैरह वो पढ़ी होगी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल, वो सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो जो रीजन है वो आपको बताने हैं, इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे मतलब तीन अलग अलग प्रकार से रीजन्स आपने पढ़े होंगे। तो ये जो 9 पॉइंट होते हैं, ये कितने पे मतलब जो 9 पॉइंट है जहाँ से आप पेन का पता लगाते हैं एब्डोमेन से, कि एब्डोमेन में अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इनको जो पेन को आप इंडिकेट करते हैं, ये कितने साइट है जहाँ से आप पेन को इंडिकेट करते हैं, कहाँ से मतलब आइडेंटिफाई करते हैं एब्डोमेन से। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी 9, मतलब 9 ऐसे एरियाज है जहाँ से आप पेन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एब्डोमेन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विब्रियो कोलेरा इजी। जो विब्रियो कोलेरा है वो क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से विब्रियो कोलेरा होता है। और जो कोलेरा है वो विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। और जो विब्रियो कोलेरा वो क्या है, बैक्टीरिया है, कोई फंगस वायरस ना करे, ये क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है एक कंडीशन को छोड़कर सभी जो कंडीशन है वो क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, हाई फाइबर डाइट। अगर आप हाई फाइबर डाइट देंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन जब भी होता है तो उनको हाई फाइबर डाइट के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा हाई फाइबर डाइट खाइए जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ है ये क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करने वाली कंडीशन है या
फिर कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर लो फाइबर डाइट खा रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, साथ ही अगर कुछ ड्रग्स है उनकी वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरल हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द, जो वायरल हेपेटाइटिस है वो किसका इन्फेक्शन है? करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, लीवर। लीवर को अफेक्ट करता है वायरल हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इन, यहाँ पे फिर से डिवाइडेड का क्वेश्चन है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, टू पार्ट्स। एक तो होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोसाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द, साइनोसाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन होना, लेकिन कहाँ पे होना? आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, साइनस, यानी साइनस में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू अनट्रीटेड फेरिंजाइटिस एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको पूछा गया है अगर फेरिंजाइटिस को ठीक ना करे तो उसकी वजह से सभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, पेप्टिक अल्सर। अगर आप फेरिंजाइटिस को ठीक नहीं करते हैं तो पेप्टिक अल्सर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पेप्टिक अल्सर नहीं होगा। बाकी अगर आप फेरिंजाइटिस को ठीक नहीं करते हैं तो उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस हो सकता है, लेकिन पेप्टिक अल्सर कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमोनिया कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, जो निमोनिया है उसको हम जो है प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं एक कंडीशन को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सी, स्मोकिंग। स्मोकिंग को छोड़कर, मतलब अगर स्मोकिंग कर रहे हैं आप निमोनिया के पेशेंट के पास में, या फिर जो निमोनिया का पेशेंट है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे वो कभी भी ठीक नहीं होगा। हैंड वॉशिंग अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो मतलब आप निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं? हैंड वॉश कर रहे हैं। साथ ही अवॉइड एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल्स, निमोनिया से बचाने के लिए आप जो भी निमोनिया का पेशेंट है उसको डस्ट या केमिकल्स के एक्सपोजर से क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। साथ ही सीजनल एलर्जी से उस पेशेंट को बचा रहे हैं। तो इससे मतलब क्या कर रहे हैं? इन जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी एंड डी, तीनों से आप क्या कर रहे हैं? निमोनिया से प्रिवेंट कर रहे हैं। लेकिन जो स्मोकिंग है वो कभी भी प्रिवेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉज ऑफ हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस की क्या है? सभी कॉजेज है, यानी कि कौन सा वो कॉज है जो हिमोप्टाइसिस कॉज करता है? वैसे यहाँ पे सभी है, तो आपको यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर करना है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हिमोप्टाइसिस होता है, ब्रोंकाइटिस होगा तो भी हिमोप्टाइसिस होगा, लंग कैंसर होगा तो भी क्या होगा? हिमोप्टाइसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीओपीडी का आपको शॉर्ट फॉर्म पूछा गया, मतलब फुल फॉर्म आपको पूछा गया। सीओपीडी जो है वो किसको रेफर करता है? करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट, आपको यहाँ पे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया कि हार्ट को कौन सी आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है? करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टिगेशन फॉर हार्ट इज, हार्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सी मशीन यूज ली जाती है, फिर किससे हम हार्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है आपको करना था ऑप्शन सी, ईसीजी। जो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, उससे हम क्या कर सकते हैं? हार्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये साइकेट्रिक में साइको पर्सन्स के लिए यूज ली जाती है। सोनोग्राफी से हम एब्डोमेन को, होल एब्डोमेन को असेस कर सकते हैं, उसको कहीं पर भी एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ईईजी, ब्रेन के लिए ईईजी जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्रीज इन नंबर्स ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज नोन एज, मतलब जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स है या फिर हीमोग्लोबिन है, अगर वो कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उसको सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, एनीमिया। एनीमिया एक कंडीशन में क्या होता है? आरबीसी या तो कम हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कम होना क्या कहलाता है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेजर्स डू यू टेक मैनेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसको मैनेज करने के लिए आप क्या क्या मेजर करेंगे, किस किस को मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, फिर मेजरमेंट कर सकते हैं जिससे आप यूटीआई को ठीक कर सकते हैं। मतलब यूटीआई का पहले पता लगाओगे तभी तो आप जो है यूटीआई का ट्रीटमेंट दोगे। आपको पता ही नहीं है यूटीआई हो रखा है कि इसको एब्डोमेन पेन हो रखा है कि और कुछ कंडीशन हो रखी है,
तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑल ऑफ दी अबाउ। यानी कि यहाँ पे पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, साथ ही माइक्रोबायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये तीनों इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पेशेंट को क्या करेंगे, आप ट्रीटमेंट देंगे। उसी प्रकार से यानी कि जब भी कोई कंडीशन किसी प्रकार की होती है तो उसको पहले डिटेक्ट करना होता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना होता है। ऐसे नहीं है पेशेंट आ रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम तो है हार्ट अटैक की, और आपने जो है रेंटेडिन वगैरह कुछ भी दे दी कि उसको जलन हो रही है, हो सकता है इसकी वजह से हो रही है, लेकिन मतलब कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस तो वही होगा जब उसको डिटेक्ट करेंगे। वैसे पता नहीं होता है कि उसको हो क्या रहा है, लेकिन जब उसका कन्फर्मेटिव जब टेस्ट वगैरह किया जाता है तो उसी से पता चलता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, तो उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजक्टाइवाइटिस से मे ड्यू टू, कंजक्टाइवाइटिस है वो किसकी वजह से होता है, करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। यहाँ पे सॉरी, जो कंजक्टाइवाइटिस है यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, मतलब तीनों की वजह से होती है। आपको ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। मतलब बैक्टीरियल कंजक्टाइवाइटिस भी होता है, वायरल कंजक्टाइवाइटिस भी होता है, और एलर्जी की वजह से भी कंजक्टाइवाइटिस होता है। मतलब धूल से भी आंखों में जलन वगैरह होने लगती है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, वायरस की वजह से भी होती है, बैक्टीरिया की वजह से भी होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेकोमा इज ये डिजीज ऑफ, जो ट्रेकोमा हो किसकी डिजीज कंडीशन है, आँख की डिजीज कंडीशन है, सभी को पता है। और इसमें एक स्ट्रेटजी यूज ली जाती है जो WHO ने क्रिएट की है, SAFE, सेफ स्ट्रेटजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिस्टाक्सिस रेफर्स टू, एपिस्टाक्सिस का मतलब आपको ये यहाँ पे पूछा गया, करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, मतलब नक्सीर, आप लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं नक्सीर, मतलब नाक से खून बहना, मतलब एपिस्टाक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट that is eustachian tube, middle ear and mastoid air cells is known as। यहाँ पे आपको ये कंडीशन पूछेगी कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एक्यूट इन्फ्लामेशन तो हो रहा है, जिसकी वजह से मिडल ईयर क्लेफ्ट भी इन्फेक्ट हो रहा है, साथ ही यूस्टेचियन ट्यूब भी हो रही है, मिडल ईयर एंड मास्टोइड एयर सेल्स, तीनों चारों जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, चारों ही जो है अफेक्ट हो रही है, इन्फ्लामेट हो रही है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन डी, ओटाइटिस मीडिया। जब ओटाइटिस मीडिया होता है तो उस दौरान सभी यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चंस के अंदर, वो सभी क्या होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एट विच टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कब तो हाईएस्ट होता है और कब लोवेस्ट होता है, यही आपको सिंपली पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, हाईएस्ट एट 6 PM एंड लोवेस्ट एट 3 AM। मतलब रेस्ट जब आप कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ेगा, जब आप काम करते हैं या फिर शाम के टाइम, यानी कि 6 PM शाम के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, और सुबह के टाइम जो टेम्परेचर है वो घटा हुआ होता है। तो 3 बजे तो कम होगा और 6 बजे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंडीशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन ऑफ बॉडी वाइटल्स फंक्शंस फॉलोइंग एन इंजरी, हेमरेज, सीवियर पेन एंड इमोशनल इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, शॉक। शॉक की कंडीशन यहाँ पे हो रखी है, जिसके वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आपको बता रखे हैं, सीवियर डिप्रेशन में चला गया पेशेंट, सीवियर डिप्रेशन में चला गया, उसके मतलब जो वाइटल फंक्शंस है वो सीवियरली क्या हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं। यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आंसर भी डिप्रेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे बात जो डिप्रेशन की हो रही है वो हो रही है वाइटल फंक्शंस की, बॉडी के वाइटल फंक्शंस जो है वो सीवियरली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, और वो हुए किसकी वजह से, इंजरी की वजह से, हेमरेज की वजह से। और जब आपको पता है कि इंजरी या फिर हेमरेज होता है तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, और उसकी वजह से वाइटल फंक्शंस जो है बॉडी के वो डिक्रीज हो जाते हैं। और साथ ही जब इंजरी होगी या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन भी होगा, और पेशेंट को एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, वो घबराहट उसको रहेगी कि यहाँ पे अपने आज एक्सीडेंट हो गया, घर वाले ज़्यादा जाते ही सुनाएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना। तो उसको मतलब फियर भी होता है, एंजाइटी भी रहती है। तो ये सभी कंडीशंस किस में होगी, शॉक की कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एंड सिम्टम ऑफ रेबीज। रेबीज के साइन सिम्टम आपको पूछे गए हैं, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑल ऑफ दी अबाउ, ऑल ऑफ दी अबाउ। मतलब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी होगा, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग भी होगा, एजिटेशन, कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अगर रेबीज किसी पर्सन को होता है तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि रेबीज जो है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तभी तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रहा है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो रेबीज की वजह से हो सकता है, हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
earthquake, landslides, tsunami and volcanic activity is the example of। यहाँ पे आपको जो एग्जांपल्स दिए गए हैं 3-4, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स है, सुनामी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, ये किसके एग्जांपल है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, जियोग्राफिकल डिजास्टर। ये किसके एग्जांपल है, जियोग्राफिकल डिजास्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्चर विथ अनब्रोकन स्किन एंड ब्लड इज लॉस्ट इनटू टिश्यूज इज कॉल्ड। मतलब जो फ्रैक्चर है वो तो हो चुका है, लेकिन स्किन जो है वो अनब्रोक है, मतलब टूटी नहीं है, स्किन पे किसी भी प्रकार की कोई खरोंच नहीं आई है, हड्डी टूट चुकी है अंदर से, ब्लड वगैरह वो भी लॉस हो रहा है टिश्यूज़ के अंदर। तो इस प्रकार का ये जो फ्रैक्चर है वो किस प्रकार का फ्रैक्चर है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सी, क्लोज फ्रैक्चर। मतलब जो क्लोज फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है, फ्रैक्चर तो हो जाता है लेकिन स्किन ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं होते, जो ब्लीडिंग है वो अंदर ही अंदर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम शुड बी, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए या फिर कितना रखते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है लेबर रूम का टेम्परेचर रखा जाता है। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इंजेक्शन इज गिवन टू न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न है उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसको विटामिन के की ज़रूरत कहाँ है, अभी अभी तो वो डिलीवर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रीजन बताना है, ऑप्शन फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर करना है, टू प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम सीरियस ब्लीडिंग। आपको रीजन पूछे मदर वगैरह या फिर उसके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर कोई भी पूछ सकता है कि ये इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं, अभी तो इसका जन्म हुआ है। करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट आपका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि इसको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग वगैरह ना हो, इसके लिए उससे प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के इंजेक्शन दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस फ्रॉम रैपिडली स्क्रीनिंग सिक चिल्ड्रंस सून आफ्टर देयर अराइवल इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको प्रोसेस का नाम बताना है, वो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं कि बच्चा आपके पास में आया है, बहुत जल्दी में उसको हॉस्पिटल में लाया गया और उसकी स्क्रीनिंग जल्दी से की जा रही है, मतलब जल्दी से उसकी स्क्रीनिंग वगैरह की जा रही है, स्क्रीनिंग करके उसको ट्रीटमेंट भी देंगे। तो ये किस टाइप या फिर इसको क्या कहेंगे, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, जब कोई बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल में लाते हैं और उसकी जल्दी से उसकी स्क्रीनिंग वगैरह की जाती है, तो ये प्रोसेस जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑप्शन सेकंड आपको करेक्ट आंसर करना है, ट्रायाज। ट्रायाज मतलब कोई डिजास्टर की वजह से कुछ हुआ हो या फिर कोई इमरजेंसी ऐसी आई हो जिसकी वजह से मतलब कोई भी कुछ भी ट्रायज मतलब डिजास्टर हुआ हो, उसकी वजह से जो भी बच्चे को ला रहे हैं हॉस्पिटल में उसकी स्क्रीनिंग फटाफट से कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इमरजेंसी इसको नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चा है, ट्रायज यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, इमरजेंसी नहीं बोलना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड इन द स्टूल इज नॉन एज। अगर स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, फिर इसको क्या कहेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, सीवियर डिसेंट्री। मैंने आपको बार बार बताया था डिसेंट्री के अंदर क्या होता है, म्यूकस ब्लड के साथ में आएगा, म्यूकस जो है वो स्टूल के साथ में आएगा और ब्लड भी स्टूल के साथ में आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन तो वहीं तो बताइए आपको कि ब्लड अगर स्टूल के साथ में आ रहा है तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट आंसर आपको कहना है सीवियर डिसेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट डायरिया एट होम। बच्चे को अगर आप क्या कर रहे हैं, इन्फेंट जो बच्चा है उसको आप क्या कर रहे हैं, डायरिया से प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप कैसे ट्रीटमेंट दोगे, मतलब कैसे आप डायरिया से उस बच्चे को बचा सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, उस बच्चे को ज़्यादा फ्लूइड पिलाना है क्योंकि फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी, सीधी सी बात है डायरिया हो रखा है। कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग दोगे, साथ ही ORS सॉल्यूशन भी उसको पिलाओगे ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCG प्लस OPV जो डोज है वो बच्चों को कब दी जाती है। BCG प्लस OPV इज गिवन टू न्यूनेट, न्यूनेट्स को कब BCG OPV दी जाती है, एट बर्थ पे। आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, RBS कैसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड RBS यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो भारत में कब लॉन्च हुआ था। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, 2013, फेब 2013 यानी फरवरी 2013 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था, ये आपको सिंपली पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, 1985 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटावलेंट वैक्सीन कंटेंट्स, जो पेंटावलेंट वैक्सीन है उसके अंदर कितनी वैक्सीन होती है, फिर कितनी डिजीज से वो प्रिवेंट करता है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट,
5 डिजीज वैक्सीन, यानी 5 प्रकार की उसमें वैक्सीन होती है जो 5 प्रकार की डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करती है। तो एक वैक्सीन 5 डिजीज को खत्म करना, मतलब पेंटावेलेंट वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसमें 5 प्रकार की डिजीज कंडीशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। 5 प्रकार की वैक्सीन एक ही वैक्सीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन केयर ऑफ इंजर्ड पर्सन अबाउट ABC रूल। आपको यहाँ पे पूछा गया कि एक इंजर्ड पर्सन आपके पास में आया और उसको आप केयर दे रहे हैं, ABC रूल आप फॉलो करेंगे, तो ये ABC रूल है क्या। जब आपको यही नहीं पता है कि ABC रूल होता क्या है तो आप केयर कैसे देंगे। केयर इंजर्ड पर्सन को देनी है और ABC रूल का मतलब आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। सबसे पहले एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग देंगे, अगर एयरवे वगैरह सही नहीं है, सर्कुलेशन वगैरह है वो भी चेक करेंगे। मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये तीनों चीज़ आपको चेक करनी होती है जब भी कोई इंजर्ड पर्सन आपके पास में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर फीचर ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट। यहाँ पे सभी क्या है, काउंसलिंग के फीचर से एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन सी, जजमेंटल। जजमेंटल क्या नहीं है, काउंसलिंग का फीचर नहीं है। बाकी सभी क्या है, फीचर से काउंसलिंग के। ऑप्शन आप साथ साथ पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेराइज। कोलेरा का आपको मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा है कि अगर कोलेरा किसी पर्सन को होता है तो उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑप्शन फर्स्ट, डिहाइड्रेशन। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताए थे, जब मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको बताए थे, कुछ से प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको बताए थे, तो उनके अंदर मैंने सभी क्वेश्चन वैसे सॉल्व करवा दिए थे। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्लोबल डिजास्टर इज वन विच अफेक्ट्स। जो ग्लोबल डिजास्टर है वो किसको अफेक्ट करेगा। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ग्लोबल कम्युनिटी। मतलब ऑल ओवर कम्युनिटीज़ जितनी भी है, ऑल ओवर एंटायर, वैसे एंटायर नेशन जो है उसको भी बोल सकते हैं, या फिर मतलब जो ग्लोबल कम्युनिटी है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड को जो है अफेक्ट कौन करता है, ग्लोबल डिजास्टर। ग्लोबल डिजास्टर है तो ग्लोबल कम्युनिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्न्स आर कैलकुलेटेड बाय। जब भी कोई पर्सन मतलब बर्न होता है या जल जाता है तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना पार्ट उसका डैमेज हुआ है, कितना पार्ट बर्न की वजह से क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 जो है इससे हम क्या करते हैं, बर्न को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेस्टिस आफ्टर टॉर्जन में रिमेन वायबल फॉर हावर्स। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जब आप टेस्टिस का क्या कर देते हैं, टॉर्जन कर देते हैं, टॉर्जन के बाद में, टेस्टिस के टॉर्जन के बाद में जो टेस्टिस है वो कब तक वायबल रहते हैं, ये आपको सिंपली पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, 4 हावर्स, मतलब 4 घंटे तक वो क्या रहते हैं, वायबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से हो सकता है, या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के सभी क्या है, रीजन है, तो यहाँ पे आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। पाइल्स यानी कि जो हेमरेज है या फिर पाइल्स जो है वो हो रखी है, वो किसकी वजह से होगी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से। मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर किसी पर्सन को हो रखा है तो उसकी वजह से क्या होगी, पाइल्स होगी। साथ ही फिशर इन एनो, जो एनस वाला पार्ट है वहाँ पे फिशर्स भी बन जाएंगे। साथ ही रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन किसी पर्सन को होता है तो पाइल्स होगा, फिशर इन एनो होगा और रेक्टल प्रोलैप्स, ये सभी कंडीशंस इसकी वजह से हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन से चाहे कोई भी पर्सन हो बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलिंग इज नॉट ट्रांसल्यूमिनेंट। बहुत ही ज़्यादा पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज किया होगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सी स्वेलिंग है जो ट्रांसल्यूमिनेंट नहीं होती है। ये आपको सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वो स्वेलिंग है जो ट्रांसल्यूमिनेंट नहीं होती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, ब्रैकियल सिस्ट। अकॉर्डिंग टू RUHS या फिर जो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल्स है उनके अकॉर्डिंग ब्रैकियल सिस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो ट्रांसल्यूमिनेंट स्वेलिंग होती है वो कौन सी में नहीं होती है, ब्रैकियल सिस्ट के अंदर। बाकी सभी के अंदर ये ट्रांसल्यूमिनेंट होती है, मतलब आपको इजीली दिखाई देती है। हाइड्रोसिल होगा तो आप इजीली जो है नेक्ड आई से आप देख सकते हैं। साथ ही वेरिकोसिल होगा तो उसको भी आप देख सकते हैं। सिस्टिक हाइग्रोमा होगा तो भी आप इसको अच्छे से इजीली देख सकते हैं। लेकिन ब्रैंकियल सिस्ट होगी वो आपको इजीली ट्रांसल्यूमिनेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजल्स वैक्सीन के इज गिवन एट एज। मिजल्स वैक्सीन कब दी जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 9वें महीने पे पहली बार मिजल्स वैक्सीन दी जाती है, साथ में विटामिन A भी पिलाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन डी,
9 to 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन्स में बी, जो वैक्सीन्स आप लगाते हैं उसकी वजह से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। फीवर होगा बच्चे को, साथ ही हेडेक होगा और मेलाइज के कंडीशंस भी डेवलप होगी, मतलब सभी क्या है एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटासिड्स आर यूज्ड फॉर, जो एंटासिड्स है वो क्यों यूज ली जाती है, फिर किस कंडीशन में यूज ली जाती है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए एंटासिड यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉपिकल मेडिसिन आर यूज, जो टॉपिकल मेडिसिन है वो कैसे यूज करते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, ऑन स्किन। मतलब जो भी टॉपिकली जो ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं वो टॉपिकली यूज किए जाते हैं, मतलब स्किन पे आपको क्या करना होता है, उनको रब करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बेंडाजोल ड्रग इज यूज्ड फॉर, जो अल्बेंडाजोल ड्रग है वो किसके अंदर यूज करते हैं, या फिर कौन सी कंडीशंस हो जाए, किसका इन्फेक्शन हो जाए जिसके अंदर आप अल्बेंडाजोल ड्रग क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी, पैरासाइट वर्म्स लाइक राउंड वर्म। राउंड वर्म पैरासाइट्स वर्म का अगर इन्फेक्शन हो जाए, अल्बेंडाजोल क्या होगी उनकी ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स आर यूज्ड फॉर, जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स है वो किस कंडीशन में यूज लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, एपिलेप्टिक सीजर। एपिलेप्टिक सीजर में एंटी कन्वल्जेंट ड्रग यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर एक्सेप्ट। यहाँ पे एक आपको वो सिम्टम बताना है जो लो ब्लड शुगर का साइन सिम्टम नहीं है, बाकी सभी क्या है साइन सिम्टम है किसके, लो ब्लड शुगर के, यानी हाइपोग्लाइसीमिया के। एक नहीं है, वो कौन सा है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। कहने का मतलब ये है कि पॉलीयूरिया की कंडीशन किसमें होती है, हाइपरग्लाइसीमिया में। डायबिटीज मेलाइटस में, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पोलीयूरिया कंडीशन। तो यहाँ पे आपको लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के साइन सिम्टम पूछें, कंफ्यूजन होगा, सीजर्स आएंगे, इरिटेबिलिटी रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द प्रेग्नेंट वुमन इज टू लेबर एक्सपीरियंसेस लेबर पेन लॉन्गर देन। उस कंडीशन को या फिर प्रोलॉन्ग्ड लेबर आप किसे कहेंगे, जब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर जो लेबर पेन वगैरह हो रहे हैं वो किस टाइम से ज़्यादा तक अगर लेबर पेन चले तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, 24 आवर्स। अगर 24 घंटे से ज़्यादा तक लेबर पेन अराइज हो रहे हैं तो वो कंडीशन फिर कहलाती है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो दोस्तों ये थे अपने 70 क्वेश्चंस जो हमने आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों बीपीएससी के पेपर के साथ। अगर अपन हमारे को मिलते हैं तो अभी इग्नू के पेपर्स चल रहे हैं तो वो पेपर जो BNS 041 का था वो हमने पहले ही आपको सॉल्व करवा दिया है। अभी अगर वो पेपर मिलता है तो वो भी आपको जल्दी से सॉल्व करवा दिया जाएगा। और फिर हम NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति की जो एग्जाम वगैरह हो रही है तो उनके कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ेंगे। बाकी हम और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी अपने इस चैनल के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।